हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं, है ना। इस परिस्थिति में आप लोग ठीक हैं, यही उम्मीद भी है, यही हमेशा उम्मीद करता हूं। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, है ना, कि काइंड्स ऑफ वर्ब, है ना। वर्ब पर पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा चर्चा किया था कि ये वर्ब क्या है, ये वर्ब का क्या काम होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसका बहुत प्रकार से मैंने वर्ब को डिफाइन भी किया था, है ना, कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है ना, कि मतलब एक ऐसा वर्ड जिससे कोई काम करने या होने का बोध होता है, या कोई व्यक्ति यदि कुछ काम करता है तो उसके काम करने को ही वर्ब कहा जाता है। मतलब एक कहने का मतलब हुआ कि वर्ब एक ऐसा शब्द है ना, कि इसके बिना कोई भी काम असंभव है। कुछ भी करने से पहले यदि आप सोचते भी हैं तो वह सोचना भी एक प्रकार का वर्ब है, एक प्रकार की क्रिया है। यदि आप जीवित हैं तो वो भी एक प्रकार का, जीना भी एक प्रकार का क्रिया है। सांस ले रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार का क्रिया है। अर्थात कहने का मतलब एक ऐसा शब्द जिससे कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु, है ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे अछूत नहीं रह सकता है। ये एक ऐसा शब्द है ना, इसका सहारा लेना ही पड़ता है जिंदगी जीने के लिए। इसीलिए हालांकि इस पर हम पिछले वीडियो में वर्ब के डिफिनेशन पर बहुत चर्चा किया था। आज वर्ब के काइंड्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ब के कौन कौन से रूप होते हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग कि वर्ब के कौन कौन सा रूप है। काइंड्स ऑफ वर्ब आज का जो टॉपिक है हमारा, वो काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब का प्रकार। कह रहा है कि verbs आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स। मतलब क्या, रूप के हिसाब से वर्ब को दो भाग में कैटेगराइज किया गया। मतलब क्या, दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, मतलब दो भागों में बांटा गया है ना। मतलब क्या कि रूप के हिसाब से, फॉर्म्स के हिसाब से वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है आपका ये फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब मतलब होता है ना, सीमित क्रिया। और जो दूसरा पार्ट है ना, वो है नॉन फिनाइट वर्ब, मतलब असीमित क्रिया, है ना। अब इस पर ये रूप के हिसाब से वर्ब दो पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है? पहला है फिनाइट वर्ब, है ना, और दूसरा है नॉन फिनाइट वर्ब, मतलब सीमित क्रिया। दूसरा होता है असीमित क्रिया। अब चलिए, अब हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये जो दोनों पार्ट है ना, ये फॉर्म के हिसाब से ये दो पार्ट है, इसमें से प्रत्येक पार्ट्स के बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, है ना, कि ये जो मैंने फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में जो मैंने पहले लिखा था, उसका मैं डिफिनेशन आपके सामने पेश किया हूं। जरा देखते हैं ये डिफिनेशन क्या है। फिनाइट वर्ब, ये फिनाइट वर्ब है। कह रहा है ए फिनाइट वर्ब, है ना, इज दैट व्हिच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू the number, person and tense of its subject is called finite verb। यहाँ हम ऐड कर सकते हैं, is called finite verb। कहने का मतलब हुआ एक ऐसा वर्ब जो किसी सेंटेंस में, है ना, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रूप बदलता है। तो इस प्रकार के जो वर्ब है, मतलब इस कैटेगरी के वर्ब को फिनाइट वर्ब कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि रूप के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है फिनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फिनाइट वर्ब। मतलब क्या कि सीमित क्रिया और असीमित क्रिया। तो मतलब ये फिनाइट वर्ब जो है एक ऐसा वर्ब है जो किसी सेंटेंस में उपयुक्त सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब क्या, सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार का जो वर्ब है, इस प्रकार के वर्ब को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? फिनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए, मैं फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, यदि आपको देखने में भी प्रॉब्लम है ना, तो मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ए फिनाइट वर्ब इज दैट व्हिच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। एक ऐसा वर्ब, किसी सेंटेंस में प्रयुक्त ऐसा वर्ब जो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रूप में परिवर्तन करता है, तो इस प्रकार का जो वर्ब है उसे क्या कहते हैं? उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। चलिए अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से, किस तरह से ये अपना रूप बदलता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो नॉन फिनाइट वर्ब है उसका मैंने डेफिनेशन जाना। डेफिनेशन आप लोग जान लिए हैं, मैंने उसका लिख दिया था, उसका अर्थ भी मैंने बता दिया था, उसका हिंदी में भी बोल दिया। अब हम लोग चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो वर्ब है यह अपना रूप परिवर्तन करता है सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस पेश किया हूँ, जरा देखिए, आप ध्यान से देखिए कि ये जो वर्ब है ना, ये किस प्रकार से सब्जेक्ट के हिसाब से वाक्य में अपना रूप बदल रहा है, अपना रूप बदल रहा है। पहला सेंटेंस में लिखा है यू रीड ए बुक, आप एक पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ देखिए जरा, ये रीड मतलब पढ़ना होता है ना, रीड मतलब पढ़ना होता है, ये रीड है, ठीक है। ये रीड अभी है ना, क्योंकि ये जो रीड है ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। उसमें भी क्या है? फिनाइट वर्ब। क्या है? फिनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से ये प्रयुक्त हुआ है रीड, है ना। चलिए ये सिंगुलर नंबर में है, अभी फिलहाल सिंगुलर नंबर में है। और उसके बाद क्या, ये जो है ये पर्सन सेकंड पर्सन है, इसीलिए ये रीड है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग सेंटेंस को, कैसे राम रीड्स। देखिए जरा, यहाँ इसमें यहाँ एस नहीं था, यहाँ एस लग गया। देखिए क्योंकि एस इसीलिए लगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके रूप में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे रीड था, यहाँ पे रीड्स लग गया, तो यहाँ पे यू था, सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे एस लग गया। तो राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। जो देखिए जरा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से ये रूप परिवर्तन होता है ना। जैसे इसका देखिए पहला सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट है ना, इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये जो करता है वो सेकंड पर्सन में है ना, तो सेकंड पर्सन में इसीलिए यहाँ पे एस नहीं लगा, है ना। लेकिन ये जो इसका जो निचला जो सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिए तो इसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राम प्रॉपर नाउन है और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ना। तो टेंस के हिसाब से जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है और वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहता है, तो सब्जेक्ट में एस या एस लगाते हैं। उस हिसाब से देखिए तो जरा इसके रूप में परिवर्तन हुआ ना, ये वर्ब है ना। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। देखिए तो यहाँ रीड था, यहाँ रीड्स हो गया, तो रूप परिवर्तन हो रहा है ना, सब्जेक्ट अलग है, यहाँ भी अलग है। उसके बाद है जैसे है कि आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो एम है ना, ये वर्ब है, हालांकि हेल्पिंग वर्ब है ना। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फिनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं, है ना। फिनाइट वर्ब में ही ये सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, जितना भी वर्ब है ना, सारा का सारा वर्ब आ जाता है। देखिए जो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ एम लगता है ना, इसीलिए आई के साथ क्या हुआ, यहाँ पे एम लगा दिए। एम क्या है? ये एक वर्ब है। देखिए परिवर्तन हो रहा है, आई के साथ इज नहीं न लगता है, आई के साथ आर नहीं न लगता है, आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब अपना अपना रूप बदल रहा है। इसी तरह देखिए यहाँ ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। देखिए ही है, ये भी वर्ब है ना, तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया, ये भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया, इज एम। उसके बाद देखिए यू है ना, यू ये जो है यू आर माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे शिक्षक हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है यू के हिसाब से ये आर लग गया है, तो आर देखिए तो परिवर्तन तो हो रहा है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, टेंस के हिसाब से भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आर जो है ये फिनाइट वर्ब होगा। क्या होगा?
ये फिनाइट वर्ब होगा। इसी तरह से कह रहा है ही इज गोइंग टू पटना, है ना, वह कहाँ जा रहा है, वह पटना जा रहा है। तो जाना एक वर्ब है ना। लेकिन देखिए इसका रूप देखिए, इसमें आईएनजी लग गया, है ना, वो इसमें आईएनजी लग गया। मतलब क्या, इस पर जो है यहाँ पे देखिए इसमें दो वर्ब आ गए। एक है इज, ये भी वर्ब है, और गो मतलब होता है जाना, ये भी एक वर्ब है। इस सेंटेंस में दो वर्ब है। अब देखिए ये जो पहला वर्ब है ये भी इज है, तो ये ही के हिसाब से इज लगा है। और ये जो गोइंग है ना, ये सेंटेंस, ये जो है टेंस के हिसाब से, है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है कि वह पटना जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है, मतलब कंटिन्यू है उसका जाना। इसी तरह से देखिए गो में आईएनजी लग गया है। क्या लग गया, गो में आईएनजी लग गया। इस तरह देखिए तो सब्जेक्ट और टेंस और नंबर के हिसाब से वर्ब के रूप में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का रूप उसके सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस में प्रयुक्त सब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तित होता है, इसी रूप जो परिवर्तन वाला जो वर्ब है ना, उस वर्ब को क्या कहते हैं, फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितना भी वर्ब लिखा है, ये रीड है, रीड्स है, एम, इज, आर, गोइंग, इज, ये सारा का सारा क्या है, ये फिनाइट वर्ब है। ये सारा का सारा क्या है, ये फिनाइट वर्ब है। अब चलिए इसकी जो अगली कड़ी है वो नॉन फिनाइट वर्ब है। अब नॉन फिनाइट वर्ब जानते हैं कि ये क्या है। तो चलिए अब आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूं ये नॉन फिनाइट वर्ब, मतलब अपरिमित या फिर असीमित क्रिया। इसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब किस वर्ब को नॉन फिनाइट वर्ब कहेंगे, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक ऐसा वर्ब जो किसी सेंटेंस में, है ना, एक ऐसा वर्ब है ना जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रूप में परिवर्तन नहीं करता है। मतलब क्या, दूसरे शब्द में ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस प्रकार के जो वर्ब है ना, उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा वर्ब यानी वह क्रिया जो किसी सेंटेंस में, है ना, सब्जेक्ट के, है ना, हिसाब से अपना रूप में परिवर्तन नहीं करता है। दूसरे शब्द में इसको कह सकते हैं एक ऐसा क्रिया जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब अपना रूप में परिवर्तन नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो वर्ब है उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं, अपरिमित क्रिया कहते हैं। इसका, है ना, मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, जरा देखिएगा। लिखा है ही इज गोइंग टू पटना टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, है ना। जरा देखिए ध्यान से कि इस सेंटेंस में ये इज भी एक वर्ब है और गोइंग मतलब वो मतलब जाना होता है, ये गोइंग हो गया, ये भी एक वर्ब है। और अपीयर मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, मतलब क्या, भाग लेना। तो ये भी तीन वर्ब है। लेकिन देखिएगा ये ही जो है ना, ये इज जो है वो ही के हिसाब से ये प्रयोग हुआ है, ही इज। उसके बाद गो, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए गो में आईएनजी लग गया तो गोइंग हो गया। परंतु ये जो अपीयर है ना, अपीयर ज्यों का त्यों है, इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसीलिए ये जो वर्ब है ये क्या कहलाएगा, ये वर्ब ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, नॉन फिनाइट वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन फिनाइट वर्ब कहलाएगा। मतलब ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के वर्ब को क्या कहते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल भी मैं आपके सामने पेश किया हूं, जरा देखिएगा। कह रहा है ही स्टैंड्स अप टू से समथिंग, है ना। यहाँ पे ये जो स्टैंड्स है ना, स्टैंड अप मतलब होता है खड़ा होना,
है ना, वह खड़ा होता है कुछ कहने के लिए। मान लीजिए कि कोई सभा हो रहा है, उसमें एक राम नाम का व्यक्ति है, वो खड़ा होता है, वो कुछ बोलना है उसको तो वो खड़ा होता है। उसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पे ये अभी प्रेजेंट टेंस में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और इसका जो ये ही है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए ये स्टैंड जो है स्टैंड से स्टैंड्स हो गया, एस लग गया, इसका रूप परिवर्तन हो गया सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन ये टू से है ना, कुछ कहने के लिए ये टू से पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो से है ना, ये टू से ये क्या कहलाएगा, ये नॉन फिनाइट वर्ब कहलाएगा। चलिए इसके साथ ही और मैं आपको कुछ है ना 2 4 5 एग्जांपल देकर के मैं आप, ठीक है, इसके हिसाब से चलिए अब ये जो अब जो वर्ब दिख रहा है ना, ये एपियर, टू एपियर जो है ये क्या है, ये नॉन फिनाइट वर्ब है। इसी तरह से इस सेंटेंस में ये टू से मतलब इस पर कोई परिवर्तन नहीं, सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस पर भी कोई नहीं प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये जो टू एपियर है और टू से है वो क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है। चलिए अब आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पेश करता हूँ ताकि आप लोग को ये दिखाएंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो कोई जो वर्ब है वो किस स्थिति में नॉन फिनाइट वर्ब होगा। तो गाइस देखिए मैं आप लोगों के सामने नॉन फिनाइट वर्ब का कुछ और एग्जांपल पेश किया हूँ कि ये दिखाने के लिए कि किस स्थिति में ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब नॉन फिनाइट के रूप में कार्य करता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही वांट्स टू बाय ए कार, वह एक कार खरीदना चाहता है। जरा वांट्स देखिए तो वांट मतलब ये होता है चाहना, कार खरीदने की चाहत है, तो वांट्स जो है सब्जेक्ट के हिसाब से इसका रूप में परिवर्तन हो गया है। परंतु ये टू बाय है ना, ये टू बाय नॉन फिनाइट वर्ब है, इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो टू बाय है ये नॉन फिनाइट वर्ब हो गया। दूसरा सेंटेंस है कि राम इज ट्राइंग टू सॉल्व द सम, राम है ना हिसाब को सॉल्व करने का मतलब हल करने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो टू सॉल्व है इस स्थिति में ये टू सॉल्व ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद है द हंटर टुक द पोजीशन टू किल द टाइगर, मतलब शिकारी जो है ना वो बाघ को मारने के लिए वो पोजीशन ले लिया। तो ये टू किल ये जो है ये नॉन फिनाइट वर्ब, क्या है ये नॉन फिनाइट वर्ब है, मतलब इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सेंटेंस है रमेश वेंट टू दिल्ली टू स्टडी, रमेश कहाँ गया, दिल्ली गया, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो रमेश ये जो है ये टेंस के हिसाब से ये गो वेंट, गॉन मतलब वेंट है ये मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना, कहाँ गया, दिल्ली गया। लेकिन किस काम के लिए गया वो, पढ़ने के लिए। तो यहाँ टू स्टडी ये भी एक वर्ब है, ये टू स्टडी ये भी एक क्या है, ये वर्ब है। इस स्थिति में ये टू स्टडी ये नॉन फिनाइट वर्ब होगा। क्या होगा, ये नॉन फिनाइट वर्ब होगा। जैसे मिल्खा सिंह है ना रन्स फास्ट टू विन द रेस, मिल्खा सिंह रेस जीतने के लिए काफी तेज दौड़ता है। तो ये टू विन जो है ना, ये टू विन ये क्या कहलाएगा, ये नॉन फिनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टू विन ये जो वर्ब है विन, इस पर ये सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है दोनों में अंतर भी समझ गए होंगे और दोनों का क्या यूज है, किस स्थिति में कौन सा वर्ब फिनाइट होगा और किस स्थिति में कौन सा वर्ब ये नॉन फिनाइट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं है ना, वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि मैं इनसे भी सरल भाषा में इंग्लिश ग्रामर आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।